अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिन दिनों मेरे शौहर एक इदारे में टेक्निकल डिप्लोमा कर रहे थे, उनकी मुलाकात एक नौजवान फैसल से हुई। वो भी एफए के बाद यहाँ डिप्लोमे के लिए 2 साल का कोर्स करने आया था। दोनों ने एक साथ कोर्स मुकम्मल किया और डिप्लोमा मिलने के बाद मुलाजमत की कोशिशें की। साथ ही उन्हें कराची की एक मिल में मुलाजमत मिल गई। 1 साल मुलाजमत पूरी करने के बाद मेरे मंगेतर शमशाद ने छुट्टी ली और सुरगोदा आ गए। मेरी उनसे शादी हो गई। छुट्टी गुजारने के बाद ये मुझे साथ लेकर कराची आ गए। शमशाद ने जो मकान शादी से कबल कराची में हासिल किया वो साइट एरिया में था। उनको मिल आने जाने की सहूलत हो गई थी। मकान 2 बेडरूम और एक हाल पर मुश्तमिल था, जिसको बतौर ड्राइंग रूम इस्तेमाल किया जा सकता था। आगे सेहन था। देहाती तर्ज का बना हुआ ये मकान मेरे खाविंद को इसलिए पसंद आया कि एक तो ये कदरे कुशादा था, फिर उसमें मेहमानों को ठहराने की गुंजाइश थी। चूँकि ग्राउंड फ्लोर पर ही बना हुआ था, इसलिए मकान की छत भी हमारे तसर्रुफ में थी। ये मकान हमारी ज़रूरियात से ज़्यादा था, तहम खुली हवा और धूप घर में आती थी। इसी वजह से उन्होंने थोड़ा सा किराया ज़्यादा होने के बावजूद उसे ले लिया था। किराए की मद में कुछ पैसे ससुर साहब हमको भेज दिया करते थे। हम नए दुल्हा दुल्हन थे, एक पल भी जुदा रहना ना चाहते थे। मैं यहाँ आकर खुश थी, ताहम जब ये मिल चले जाते मुझको दिन भर की तन्हाई का सामना करना पड़ता था। घर की सफाई सुथराई, दीगर घरेलू कामों में खुद को मसरूफ़ कर लेती। आसपास कोई मकान इतना करीब ना था कि किसी के यहाँ आना जाना होता। मकानात कुछ फासले पर बने हुए थे और हमारे घर के इर्द गिर्द प्लाट खाली थे। ये मकान दीगर आबादी से कटा हुआ लगता था। दिन की तन्हाई को खुशी से बर्दाश्त कर रही थी। चूँकि अपने खाविंद से मोहब्बत करती थी, उनकी खिदमत में मुसर्रत महसूस करती थी। एक रोज़ शमशाद घर आए तो बोले, मेरे दोस्त फैसल की शादी हो गई है, बीवी को साथ रखना चाहता है, लेकिन यहाँ उसके पास रहाइश का बंदोबस्त नहीं है। फ़िलहाल अपने एक दफ्तर के साथी के पास ठहरा हुआ है, जो एक कमरे में गुजारा करता है। अगर तुम्हारी सलाह हो तो मैं उसे आधा मकान रहाइश के लिए ऑफ़र कर दूँ। इस तरह किराया भी आधा आधा कर लेंगे और तुम तन्हाई से भी निजात पालोगी। मैंने बखुशी ये बात मान ली। चाहती थी कि कोई और फैमिली हमारे साथ रहे। बेशक उन दिनों कराची अमन का गहवारा था, ताहम हर जगह ही खा अमन भी हो, अकेले घर में रहने से औरत को डर तो लगता ही है। कुछ दिनों बाद फैसल भाई अपने गांव चले गए और बीवी को ले आए, जिसका नाम सबा था। ये नई नवेली दुल्हन थी। हाथों में सुहाग मेहंदी अभी तक लगी थी। बहुत खूबसूरत नौउम्र लड़की थी, हंसमुख, मिलनसार और कामकाज में फुर्तीली। मेरी उसके साथ पहले रोज़ ही बन गई। सुबह हमारे मर्द काम पर चले जाते और सबा मेरे पास आ जाती। हम बातें करते करते मिलजुल कर मिनटों में काम कर लिया करते थे। मेरा वक्त अच्छा गुजर जाता। वो भी खुश थी कि आधा घर रहने को मिल गया है। सेहन एक ही था, लेकिन कमरा और एक गुसल खाना उनके तसर्रुफ में था। किचन हम दोनों मुश्तरका इस्तेमाल करते थे। एक गुसल खाना सेहन में, दूसरा छत पर था। यूं 2 फैमिलीज़ का बाआसानी गुजारा हो रहा था। वो अच्छी आदात की मालिक थी, सादा फितरत थी, मेरा अदब करती। मुझे उसने कभी शिकायत का मौका ना दिया, बल्कि मेरे कामों में हाथ बटा देती थी। हमारा रिश्ता बहनों जैसा बन गया। इस पर हमारे खाविंद भी खुश थे। वो तो अरसा पहले से दोस्त थे, तालिब इल्मी के ज़माने से, और अब हम सहेलियां बन गई थीं। एक फैमिली की मानंद हो गए थे। परदेश में जो तन्हाई का एहसास होता है वो जाता रहा। सैर को भी जाते तो इकट्ठे, वरना मज़ा ना आता। कराची आए 3 माह गुजरे थे कि सबा को एहसास हो गया वो उम्मीद से है। उसने मुझे बताया कि कुछ खाने को जी नहीं चाहता और काम करने से चक्कर आते हैं। मैं उसे करीबी क्लिनिक ले गई। डॉक्टर ने बता दिया कि ये उम्मीद से हैं। कुछ ताकत की दवाएं भी लिख दी। ये खुशखबरी सुनकर फैसल भाई बहुत खुश हुए। 4 माह और गुजर गए। एक दिन उन्होंने छुट्टी ली और बीवी को गांव उसकी वालिदा के पास छोड़ने चले गए। क्योंकि ज़चगी के दिन करीब थे, अब सबा को खसूसी देखभाल की ज़रूरत थी। दिन गुजरते देर नहीं लगती। वो दिन भी आ गया जब सबा के घर वालों की तरफ से फैसल को एक नन्ही बच्ची की पैदाइश की नवीद मिली। वो बहुत खुश हुए और फ़ौरन छुट्टी की दरख्वास्त देकर तैयारी बांध ली। गांव में 3 दिन रहकर ये वापस आ गए, क्योंकि सबा अभी साथ आने की हालत में न थी। मुझे बताया कि मेरी बच्ची बहुत प्यारी है, नन्ही मुन्नी परी है।
1 माह गुजर जाए तो बीवी और बच्ची को ले आऊँगा। अब उस शख्स का दिल बीवी और बच्ची के बगैर नहीं लगता था। जल्द अज जल्द उनको लाना चाहता था। मैं शाम को खाना बनाती, जब दोनों ऑफिस से लौटते मेरे शौहर उनको भी साथ खाने पर बिठा लेते, नाश्ता भी साथ करके जाते। मगर अपने घर का सुख मर्द एक बार देख ले तो बीवी के बगैर उसका दिल नहीं लगता। एक दिन उनके साले का खत आया कि आकर अपनी बीवी और बच्ची को ले जाओ। फैसल ने छुट्टी ली और गांव चला गया। इत्तफाक के वहां पंचायत किसी झगड़े का फैसला करने को बैठी तो झगड़े में फैसल के बड़े साले को भी मुलव्विस किया गया। वो इस इकट्ठ में गया हुआ था। उसने फैसल भाई से कहा कि जाकर पंचायत में देखो क्या हो रहा है। वो वहां गया तो कुछ लोग उसके साले रब नवाज को झगड़े का सरगना करार दे रहे थे कि इस शख्स के उकसाने पर फसाद बढ़ा और हाथापाई में फ्रीकैन जख्मी हो गए। अगर ये वहां ना होता तो अमन पसंद इनमें सुलह सफाई कराने में कामयाब हो जाते। जब दीगर लोगों ने भी गवाही दी कि रब नवाज फसाद को हवा देने का जिम्मेदार है, तो गांव के सरदार ने फैसल को मुखातिब करके कहा कि भाई तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो, तुम ही बताओ तुम्हारी क्या राय है। फैसल काफ़ी लोगों के दलाइल और गवाही सुनकर इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि उसके साले का भी कसूर है। उसने कहा कि मेरी ये सलाह है कि रब नवाज भाई मुतासिरीन से माफ़ी मांग ले। मुझे यकीन है वो उनको माफ़ कर देंगे। अगर वो माफ़ी कबूल ना करें तो फिर बेशक आप लोग जो भी फैसला करें। उस वक्त फैसल के साले को बहनोई की ये बात बुरी लगी और उसने यही जाना कि फैसल ने साफ कुई से काम लेकर उसकी खुल्लम खुल्ला मुखालफत की है। बीवी के बड़े भाई ने बुग़्ज़ दिल में पाल लिया। फैसल बीवी के मैके उसको लेने गया तो किसी ने उसे मुंह ना लगाया। बीवी ने भी कहा कि बड़े भाई इजाज़त देंगे तो आपके साथ जा सकती हूँ, वगरना नहीं। ये अपना सा मुँह लेकर आ गए। चंद दिनों की छुट्टियां थी। फैसल की परेशानी काबिले दीद थी। उसे वापस भी जाना था। वो तो ख़ास तौर पर आया ही गांव अपनी बीवी और बच्चों को लेने के लिए था। इसी सोच में अपनी वालिदा के घर मुतफक्किर बैठा हुआ था कि अचानक दरवाज़ा खुला और सबा अंदर आ गई। शौहर और सास खुश हो गए। वो समझे कि बड़ा भाई आने ना दे रहा था तो खुद ही आ गई है। अभी कोई बात करना चाही कि उसने अज़खुद कहा, मेरे बड़े भाई से माफ़ी मांगो वरना ये लो अपनी बच्ची खुद संभालो। ये कहकर बच्ची को चारपाई पर डालकर वापस चली गई। फैसल की छुट्टी ख़त्म होने वाली थी। 1-2 दिन में ये मामला ना सुलझ सका तो वो कराची आ गया और बच्ची को दादी ने अपनी गोद में भर लिया। इसके बाद वो कई बार गांव गया कि शायद बीवी या साले को अकल आ जाए और वो सबा को घर लाने में कामयाब हो जाए, लेकिन हर बार उन्होंने दरवाजे से ही धुतकार दिया। उधर ज़्यादा छुट्टियां लेने से चार्जशीट मिल गई, उधर से परेशान के मुलाजमत न चली जाए। दूसरी तरफ बीवी और बच्ची से जुदाई फैसल भाई बिल्कुल निढाल थे। मैं और मेरा खाविंद हौसला बढ़ाते थे। बिलाखिर उसके वालिद को नोटिस मिल गया कि दूध पीती बच्ची को माँ से छीन कर ले गए हैं। उन्होंने बेटे को फ़ोन किया। फैसल तालीम याफ्ता थे। बात को बढ़ाने की बजाय गांव जाकर बच्ची को उसके मामा नानी के हवाले कर दिया। कुछ दिन गुजरे कि रब नवाज दोबारा बच्ची को लेकर फैसल की वालिदा के पास आया और कहा, बच्ची का खर्चा हम क्यों उठाएं, पकड़ो अपनी नस्ल को और ख़ुद पालो। सबा की सास बहुत परेशान थी। बेटे को बार बार कराची फ़ोन कराती। उधर फैसल भाई को छुट्टी ना मिलती थी। बिलाखिर यूं ही 2 साल गुजर गए। आखिर मेरे खाविन साथ गए। सबा के भाई और वालिदा से बात की। तब उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई को ये आज़ाद कर दे, हम बच्ची आपको सौंपते हैं और कभी इसको लेने नहीं आएंगे। मेरे शौहर ने उनसे स्टाम्प पेपर पर तहरीर लिखवा ली और फैसल ने सबा को आज़ाद कर दिया। कहने को बच्ची लेकर तलाक तो दे दी, मगर बीवी से मोहब्बत बहुत थी। वो निढाल और सदमे में थे। हमने सहारा दिया, समझाया कि जब उन लोगों का मंशा ही लड़की को बसाना नहीं है तो तुम कैसे ज़बरदस्ती बसा पाओगे। अगर बीवी को तुम्हारा ख्याल होता तो बच्ची को दादी के स्पुर्द करने की बजाय खुद तुम्हारे पास आ जाती। तुम में कुछ कमी नहीं, किसी और घराने में अच्छी लड़की मिल जाएगी। दूसरी शादी तो तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं है, जबकि बेटी तुम्हारी अपनी वालिदा की गोद में पल रही है। फैसल की वालिदा ने बहुत चाहा कि वो दोबारा शादी कर ले, लेकिन उसका दिल अब गांव वालों से खट्टा हो चुका था। उसने गांव में शादी करने से इनकार कर दिया। एक दिन उसकी वालिदा का फ़ोन आया कि तुम्हारी साबका बीवी की दोबारा शादी हो रही है और बारात दूर से आएगी, वो शहर में ब्याह कर जा रही है। ये खबर भी अफसोस का बायस थी, लेकिन अफसोस के सिवा क्या चारा था कि उसकी बच्ची की माँ ने खुद तलाक का मुतालबा किया था, क्योंकि वो तो कई बार मनाने जा चुका था।
सबा यही कहती थी, बड़े भाई नहीं मानते, मैं क्या करूं? उनकी इजाज़त के बगैर तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तलाक भी उसके भाइयों ने ही तलब की थी, जबकि वो इस अमर पर आमादा ना थे। उनको तो सबा से वालेहाना मोहब्बत थी, शायद कि सबा को नहीं थी, जबकि अपनी नन्ही बच्ची की भी कुर्बानी भाइयों की खातिर दे दी थी। सबा की बारात धूमधाम से आ गई। गांव के हर शख्स को ताज्जुब यूं था कि गांव में औरत का दूसरी बार निकाह तो रीत है कि सादगी से होता है, फिर ये धूमधाम कैसी? सबा कमारी लड़की की तरह ब्याही जा रही थी। बहरहाल गांव के चंद बदखाहों ने दुल्हा वालों के कानों में ये फूंक दिया कि इतनी धूमधाम ना करो, सबा मुतल्लका है और एक बच्ची की माँ है। उसकी साबका ससुराल का घर भी नज़दीक ही है, उन लोगों का लिहाज करना चाहिए। गांव के अपने रीत रिवाज होते हैं, वो एक दूसरे का लिहाज भी रखते हैं और रिवाजों की रूगर्दानी से बरहम भी हो जाते हैं। बारात लाने वालों ने ढोल ढमक्का तो रोक दिया, लेकिन वो सख्ते में आ गए, क्योंकि उनका लड़का कवारा था और लड़की के भाइयों ने भी उनको यही बावर कराया था कि सबा एक बिन ब्याही लड़की है। बारात लौट जाने से कबल मामला संजीदा देखकर कुछ सुलहजू शरीफ तीनत बुजुर्ग आगे बढ़े। उन्होंने लड़के वालों को समझा बुझाकर मामले को संभाल लिया और इज्जत से सबा की रुखसती का माहौल बना दिया। वो तो रुखसत हो गई, मगर गांव के लोगों को रब नवाज और उसके भाइयों के झूठ पर गुस्सा था। ये उसके मुखालिफ लोग थे, हर हाल में उनके झूठ का पोल खोलना चाहते थे। उनके पेट में मरोड़ें उठ रही थीं कि मुतल्लिका सबा को कंवारी बताकर उसके मैके वालों ने ब्याह ले जाने वालों की आंखों में धूल क्यों झोंकी है। सबा की ससुराल दूर शहर में थी, वरना शायद उन लोगों का वार चल जाता। वक्त गुजरने के साथ बात ठंडी पड़ गई और फिर लोग इस अमर को भूल भाल गए। 2 माह तक उसके भाई बहन को लेने ना गए ताकि मुखालिफ गांव वालों का गुस्सा ठंडा हो जाए। वो 2 माह बाद पहली बार बहन को लेने गए। जब वो 15 दिन बाद मैके में रहकर ससुराल जाने लगी तो उसके बदफितरत बड़े भाई रब नवाज ने कहा, बहन दूर का मामला है, हम हर वक्त तो तुम्हारी खबर नहीं रख सकते और ये गैर लोग हैं, बेहतर है अपना जेवर जो पहन कर आई हो यहीं रख जाओ, तुम्हारी अमानत है। उन लोगों में रच बस जाओ, 1-2 बच्चे हो जाएं तो जेवर बेशक ले जाना। बहन बेचारी ने तो बड़े भाइयों की ज़हनी गुलामी में परवरिश पाई थी, उसने जेवर उतार कर भाई के हवाले कर दिए। ससुराल में एक रोज़ किसी रिश्तेदार की शादी में जाना था। सास ने कहा, सबा वो तुम्हारा जेवर किधर है? इस दिन के लिए जेवर बनवाते हैं कि शादी ब्याह और खुशियों की तकरीबात में पहना जाए। तुम सुहागन हो, चूड़ियाँ, लाकट, लौंग, बुंदे, हर शय ही उतार कर रख दी है। आज सारा जेवर पहनकर शादी में जाना होगा। तब सबा को बताना पड़ा कि वो तो बड़े भाई के पास अमानत रखा हुआ है। सास ने अपने शौहर और बेटों को मुत्तला किया और सब ने कहा कि अब के जाना तो मैके से अपना तमाम जेवर ले आना। ये क्या तुक बनती है कि जेवर मैके में रखवा दिया है। बहरहाल उन्होंने बहू पर ज़्यादा सख्ती नहीं की, बस एक मौका दिया कि इस बार जाएगी तो ले आएगी। सबा ने भी यकीन दिलाया कि हाँ ले आऊँगी। सास ने उसको अपना जेवर पहना दिया और शादी में ले गई। वो मैके आई, भाई और भावज से जेवरात का तकाजा किया। तब रब नवाज ने जवाब दिया कि हम तेरा जेवर खा नहीं जाएंगे, बस ज़रा इन लोगों को दबकाने को रखा है कि तुमसे बदसलूकी करते वक्त कुछ सोचें और दबे रहें। वो बोली, भाई अभी तक तो इन्होंने मुझसे बदसलूकी नहीं की, वो ठीक लोग हैं, अब क्यों करने लगे? ये तो तुम ऐसा ही कह रही हो, मैं जानता हूँ, ताकि मैं तुमको जेवर हवाले कर दूँ। अगर नहीं करते बदसलूकी तो आइंदा की क्या ज़मानत है कि नहीं करेंगे? ज़रा सा और मुझे उनको देखकर परख लेने दो। ये अजीब बात थी। उधर वो भाई को न समझ सकती थी, उधर ससुराल वालों को क्यों कर समझाती। वो बहुत परेशान थी। जब वापस ससुराल गई, सास ने सवाल किया, क्या जेवर ले आई हो? वो बोली, भाई ने कहा है कि दूसरी बार आओगी तब दे दूंगा। ये क्या बात हुई? तुम्हारा भाई मुझे तो बदनीयत आदमी लगता है, वरना इस तरह उसे बहन के जेवर रखने की क्या ज़रूरत थी? इस बात की कोई तुक नहीं बनती। जेवर तो हमने शादी पर तुमको पहनाए थे, तुम्हारे मैके के नहीं थे जो वो दबाए बैठा है। इस दफ़ा हौसले से काम लिया है, आइंदा जेवर ना लाए तो याद रखना कि तुम्हारी इस घर में जगह ना होगी। साल भर तक वो मैके न गई कि जाऊंगी तो भाई कोई तनाज़ा खड़ा कर देगा, फिर वापस किस मुंह से ससुराल आ पाऊंगी। पहले ही एक घर उजड़ा था, बच्ची जुदा हो गई, भाई ने झूठ बोल गैर शादीशुदा बताकर दोबारा शादी कराई। इन लोगों को ये भी इल्म नहीं कि एक बच्ची भी है।
इस डर से अपने जिगर के टुकड़े से न मिलती कि फिर ससुराल वालों को कान हो जाएंगे और वो उनकी नज़रों में जलील हो जाएगी। बेचारी सबा के दूसरे शौहर से औलाद भी न हुई थी। वो बेटी को याद करके अंदर अंदर कुटती थी। ऊपर से रब नवाज ने जेवर छीन कर गोया उसे बेमौत ही मार डाला। माँ बहुत बीमार हो गई। उसने फ़ोन कराया कि आकर मुंह देख जाओ। उसकी सास से भी कहा कि सबा को भेज दें, मैं करीबुल मर्ग हूँ। उसने तरस खाकर बहू को मैके जाने का इंतज़ाम करा दिया, लेकिन ताकीद की कि इस बार जेवर लेकर आना। माँ की वफ़ात हो गई। वो 1 माह मैके रही। भाई से मिन्नतें करती थी कि जेवर दे दो, ये मेरी ससुराल के हैं, लेकिन वो टस से मस ना हुआ। कहने लगा कि तुम जाओ, मैं चंद दिन बाद आकर खुद तुम्हारी सास के हाथ में दूंगा ताकि सनद रहे कि जेवर दे दिए हैं। ऐसे तो तुमसे जेवर लेकर बहतानबाजी भी कर सकते हैं कि तुमने जेवर नहीं दिए, दोबारा मुतालबा कर दिया तो हम कहाँ से भरेंगे। सच है कि बदनीयत आदमी बदनीयत ही होता है। किसी के वहम गुमान में भी वो बात ना थी जो कि रब नवाज के अंदेशों में थी। वो जानबूझकर बदनीयत हो गया था क्योंकि बदफितरत था। सबा एक ऐसे इम्तिहान में आ गई थी कि जीते बनती थी और ना मरते। मैं कि कब तक बैठी रहती। देवर लेने आ गया। वो जाने को तैयार हो गई, लेकिन यही खौफ दामनगीर था कि घर पहुंचकर सास को क्या जवाब देगी जो उसके साथ हुस्ने सलूक से रहती है। खाविन से भी कोई तकलीफ ना थी, ना हक ही भाई ने उसको आजमाइश में डाला था। वो औरतों के डब्बे में रेल की खिड़की के पास सोचों में गर्क बैठी थी और देवर मर्दाना डब्बे में सवार था। सफ़र गुजर चुका था और जूं जूं स्टेशन करीब आ रहा था उसका दिल अजीब से वसवसों में डूबता जाता था। एक स्टेशन रह गया था। गाड़ी रुकी तो वो कुछ देर तक सोचों में गर्क रही। देवर ने खिड़की के पास आकर पूछा, भाभी कुछ खाने पीने को चाहिए? उसने नफ़ी में सर हिला दिया। वो वापस अपने डब्बे में चला गया तो सबा सीट से उठकर दरवाजे तक आ गई और फिर रेल से उतर गई। तभी रेलगाड़ी ने सीटी दी। तेजी से सबा पटड़ी की तरफ भागी और रेल चलने से 2-3 सेकंड पहले वो पटड़ी पर दौड़ने लगी। इतने में रेंगती हुई रेल ने रफ्तार पकड़ ली थी और सबा उसके पहियों में घिसटती हुई लहूलुहान हो गई। जरा आगे जाकर ड्राइवर ने रफ्तार धीमी की। गाड़ी रुक गई। पहियों ने सबा को कब साबित व सालिम रहने दिया था। लहू से भरे टुकड़े पटड़ी के दोनों अतराफ पड़े थे। देवर जब ठहरी हुई ट्रेन की खिड़की के पास आया, सबा के करीब बैठी औरत ने उसे बता दिया कि तुम्हारी भाभी मेरे सामने ही उतरी थी। फिर रेल की पटड़ी की तरफ भागने लगी। शोर मच गया। देवर ने जाकर भाभी के मसख शुदा चेहरे से उसे पहचान लिया। यूं ये खबर जंगल की आग की तरह चारसू फैल गई कि एक औरत ने चलती रेल के नीचे आकर खुदकुशी कर ली। शायद कि उसका जहनी तवाज़ुन ख़राब था। ससुराल वालों ने आधी अधूरी लाश वसूल की और सबा के मैके फ़ोन करके हाल बता दिया। गांव में कोहराम मच गया। फैसल की वालिदा उसकी मैयत पर गईं। बच्ची भी उंगली पकड़े साथ थी, मगर उस मासूम को क्या खबर के चारपाई पर जो औरत चादर ओढ़े लेटी है वही उसकी माँ है। फैसल की वालिदा ने जब ये अहवाल फ़ोन पर बेटे को बताया तो वो फूट फूट कर रो दिया। आज हमको पता चला कि भाई फैसल अपनी साबका बीवी से किस कदर मोहब्बत करते थे। वो हाले दिल किसी पर जाहिर न करते थे, लेकिन दिल वो मस्कन है, एक बार कोई अगर इस पर कब्जा कर ले तो फिर कभी वो उससे दस्तबरदार नहीं होता। सबा ने भी फैसल के दिल पर ऐसा कब्जा किया था कि वो तो इस दुनिया से भी चली गई, मगर उसकी याद आज भी उनको बेचैन कर देती है। लेकिन अफसोस है ऐसे भाइयों पर जो जेवर और दौलत की खातिर अपनी बहनों को कुर्बान करते हैं। रब की लाठी भी बड़ी बेआवाज़ है। ऐसे लोगों को अल्लाह सज़ा इसी दुनिया में दे देता है। रब नवाज को भी सज़ा अल्लाह ने इसी दुनिया में दे दी। एक दिन वो काम पर जाने के लिए घर से निकला। रेलवे फाटक क्रॉस करते हुए ट्रेन के नीचे आ गया और उसकी दोनों टांगें कट गईं। अब वो दोनों टांगों से माजूर है और ये माजूरी उसे अपनी बहन की याद पल पल दिलाती है। बेशक ये सज़ा तो उसको इस दुनिया में ही मिल गई। अल्लाह की ज़ात माफ़ करने वाली है, वो माफ़ कर दे तो कर दे, वगरना इस दुनिया में तो उसको जो सज़ा मिली है सो मिली है। आखिरत में ना जाने उसके साथ क्या होगा। हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह सबा के दर्जात भी बुलंद करे और रब नवाज जैसे लोगों को भी हिदायत दे कि वो कभी ज़िंदगी में ऐसा काम ना करें। कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।